नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एज वर्ड। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कोशिका की खोज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई है, जबकि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek द्वारा की गई है। दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत हम कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी से करेंगे। सबसे पहले एक वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन, ये मैथियस स्लाइडेन जो वैज्ञानिक थे, ये ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे। वनस्पति शास्त्री एक वैज्ञानिक थे, मैथियस स्लाइडेन, जो ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की और बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी के बाद इन्होंने बताया कि पौधों का शरीर किससे बना होता है, पादपों का शरीर किससे बना होता है, कोशिका और कोशिका उत्पादों से। पादपों का शरीर कोशिका व कोशिका उत्पादों से बना होता है। ठीक है, सभी पौधों का शरीर किससे बना होता है, कोशिका व कोशिका उत्पादों से। उत्पादों से बना होता है। ठीक है, ये बात की थी इन्होंने सन 1838 में। 1838 में मैथियस स्लाइडेन ने ये बताया कि सभी प्लांट्स का जो प्लांट बॉडी है वो किससे मेडअप होता है, सेल एंड सेल के जो भी इसके जो भी उत्पाद होते हैं, सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनसे किसका निर्माण होता है, पादपों के शरीर का। लगभग इसके एक साल बाद सन 1839 में थियोडोर स्वान, ये भी एक वैज्ञानिक थे। ये एक्चुअली जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, जर्मनी के थे। ये जर्मनी के रहने वाले, जर्मनी के प्राणी शास्त्री थे, जर्मन जूलॉजिस्ट। थियोडोर स्वान ने बताया कि जिस प्रकार से पौधों का शरीर किससे बना होता है, उसी कोशिकाओं से, उसी प्रकार से जंतुओं का शरीर भी किससे बना होता है, जंतुओं का शरीर किससे बना होता है, कोशिका और कोशिका उत्पादों से। ठीक है, जंतुओं का शरीर भी कोशिका और कोशिका उत्पादों से बना होता है। ठीक है, बाद में इन दोनों वैज्ञानिकों ने, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, दोनों वैज्ञानिकों ने ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री मैथियस स्लाइडेन और जर्मनी के प्राणी शास्त्री थियोडोर स्वान, दोनों ने सम्मिलित रूप से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत। इन दोनों के द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसे क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। ठीक है, ये कब प्रस्तुत किया गया, अगर इसका सन पूछा जाएगा तो आंसर होगा सन 1838-39। ठीक है, 1838-39, क्योंकि इसने जो मैथियस स्लाइडेन है वो कब बताया था पौधों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, 1838 में, और थियोडोर स्वान ने कब बताया था, 1839 में। तो दोनों का कंबाइन फॉर्म में कोशिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था, 1838-39 में। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया है या क्या होता है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कोशिका की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, जैसे कि अगर इसकी मुख्य बातें हम देखें कि कोशिका सिद्धांत में क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, तो हम यहाँ पर इनको मेंशन करेंगे। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट यही है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा। और इस कोशिका सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है हम उनको मेंशन कर रहे हैं। कोशिका सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है उनमें से सबसे पहला है कि सजीवों की मूलभूत इकाई क्या होती है, सजीवों की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। ठीक है, अर्थात सभी सजीवों का शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से।
सजीवों की मूलभूत इकाई कोशिका कहलाती है। अर्थात सभी सजीवों का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से, जो बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, सभी सजीवों में पाई जाती है, ऐसा कोई सजीव नहीं है जिसमें कोशिका नहीं हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सामान्यतः जितने भी सजीव है, सभी सजीवों का जो उत्पत्ति है, सभी सजीवों की ओरिजिन वो कितनी कोशिकाओं से हुई है? एक कोशिका से। ठीक है, सभी सजीवों की उत्पत्ति कितनी कोशिकाओं से होती है? एक कोशिकाओं से। सभी सजीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। उत्पत्ति कितनी कोशिकाओं से होती है? एक कोशिका से। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि शुरुआत में सभी एक कोशिका से बनते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, हम भी खुद भी कितनी कोशिकाओं से बने होते हैं? मनुष्य का निर्माण भी कितनी कोशिकाओं से होता है? एक कोशिका से ही होता है। ठीक है, मनुष्य का निर्माण भी एक कोशिका से ही होता है, और उस कोशिका को क्या कहते हैं हम? युग्मनज या जाइगोट। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने से जो द्विगुणित कोशिका बनती है उसी को युग्मनज जाइगोट कहते हैं। उसी में बाद में समसूत्री विभाजन होते हैं, जिनको हम शुरू में विदलन कहते हैं, और इन्हीं से क्या होता है? किसका निर्माण होता है? पूरे मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, पहले एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद में उससे बेबी, और बेबी से बाद में जैसे जैसे वृद्धि और विकास होता जाता है, कोशिका विभाजन होता जाता है, वैसे वैसे किसका निर्माण होना शुरू हो जाता है? पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जो सभी सजीव होंगे या तो एक कोशिका से बने होंगे, बाद की बात कर रहे हैं हम, है ना। सजीवों का जो बॉडी है, सजीवों का, सभी सजीवों का शरीर या तो एक कोशिका से बना होता है या फिर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, अनेक कोशिकाओं से। एक कोशिका से बना होगा या तो सजीवों का शरीर, या फिर अनेक कोशिकाओं से बना होगा। यदि सजीवों का शरीर एक कोशिका से बना है, ठीक है, तो ऐसे सजीवों को कहेंगे हम एक कोशिकीय। यूनिसेल्युलर। और अगर सजीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होगा तो इनको कहेंगे हम बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय या फिर मल्टीसेल्युलर। ठीक है, तो सजीवों का शरीर कितनी कोशिकाओं से बना हो सकता है? या तो एक कोशिका से या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से। अगर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होगा तो उसको कहेंगे बहुकोशिकीय। ठीक है, मल्टी सेल्युलर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल है एक कोशिकीय सजीवों के उदाहरण तुम्हें याद रखने हैं। सबसे पहले तो सभी जीवाणु, सभी जीवाणु, ऑल बैक्टीरिया, ये कितने कोशिकीय होते हैं? एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर होते हैं सभी बैक्टीरिया। उसके अलावा जो नील हरित सवाल नहीं, उसके अलावा जो ईस्ट होता है, ईस्ट, ये एक कोशिकीय कवक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हम अमीबा की बात कर सकते हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये एक कोशिकीय सजीवों के उदाहरण हैं। ठीक है, इनके अलावा और डाइटम्स है, डाइनोफ्लेजिलेट्स है। ठीक है, ये सभी एक कोशिकीय सजीव होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ प्रोकैरियोटिक्स है और कुछ यूकैरियोटिक है। सभी जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, और बाकी के नीचे जो भी लिखे हुए हैं, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सारे यूकैरियोटिक एक कोशिकीय सजीव है। ठीक है, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सजीव, और बाकी के नीचे के ईस्ट से लेकर प्लाज्मोडियम तक ये सारे कैसे हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सजीव। ठीक है, तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बिल्कुल अलग चीज है। आगे हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो हम बात कर सकते हैं कोशिका सिद्धांत में ही नेक्स्ट पॉइंट कि जो सजीवों की कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं की जो क्रियाएं होती है, इसका नियंत्रण करने के लिए उनमें क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिकाओं की क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए क्या पाया जाता है, उनमें एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, सामान्यतः हम बात कर रहे हैं कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, सभी जीवित कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है, केंद्रक। लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि केंद्रक उपस्थित होगा तभी जीवित कोशिका होगी। इसके दो उदाहरण दो जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जंतुओं में केंद्रक रहित कोशिकाओं के उदाहरण तुम्हें याद रखने, केंद्रक रहित जीवित कोशिकाएं है, केंद्रक नहीं है फिर भी जीवित है। सामान्यतः अगर कोशिका से केंद्रक निकाल दिया जाएगा तो वो कोशिका मर जाएगी क्योंकि सारे नियंत्रण उसके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिका केंद्रक युक्त होती है सामान्यतः, लेकिन कुछ एक्सेप्शनली केंद्रक रहित कोशिकाएं होती है जो तुम्हें याद रखने उदाहरण। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है केंद्रक रहित कोशिका निम्न में से कौन सी है। ठीक है, तो तुम्हें ये केंद्रक रहित कोशिका न्यूक्लियस लेस सेल, न्यूक्लियस लेस सेल्स के एग्जाम्पल तुम्हें लर्न करना है। पहला तो जंतुओं में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, ये क्या होती है, केंद्रक रहित होती है, केंद्रक रहित जीवित कोशिकाएं ये। ठीक है, उसके बाद जो पादप होते हैं, पादपों में चालनी नलिकाएं, जो चालनी नलिकाएं होती है सीव ट्यूब्स, ये एक प्रकार की कोशिकाएं होती है जो फ्लोएम में पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम पौधों के जो संवहन ऊतक होते हैं, उन्हीं के जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो केंद्रक रहित है फिर भी जीवित है। तो केंद्रक रहित दो कोशिका, एक तो जंतुओं में आरबीसी, ठीक है, और पौधों में क्या है, सीव ट्यूब्स। ठीक है, हम आरबीसी की भी बात कर रहे हैं तो सिर्फ स्तनधारियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जंतुओं में कौन से जंतुओं के आरबीसी, स्तनधारियों की। स्तनधारियों की आरबीसी सामान्यतः केंद्रक विहीन होती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी अदर जीव है, अदर जंतु है, उनकी आरबीसी, जैसे एम्फीबियंस की बात करें, मेंढक या फ्रॉग की, तो उनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। तो यहाँ पर केवल स्तनधारी जंतुओं की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा कोशिका सिद्धांत था, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि ये कोशिका सिद्धांत हमको क्या क्या बताता है कि सजीवों की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। सभी सजीवों का निर्माण किससे होता है, एक कोशिका से, मतलब उनका जीवन की उत्पत्ति, शुरुआत कहाँ से होती है, एक कोशिका से। ठीक है, मनुष्य का निर्माण भी एक कोशिका से होता है जिसको क्या बोलते हैं, युग्मनज। बाद में ये कोशिकाएं विभाजन कर करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है, एक इतनी बढ़ जाती है। ये एक वयस्क मनुष्य में अगर तुमसे पूछा जाए कि कितनी कोशिकाएं हो सकती है, मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम क्या, लगभग में कितनी कोशिकाएं हो सकती है, तो एक वयस्क मनुष्य में लगभग 10⁻14 सेल्स होती है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी कोशिकाएं हो सकती है, 10⁻14, 10⁻14 कोशिकाएं। ठीक है, इतनी कोशिकाएं हो सकती है। तो ये सारी कोशिकाएं एक ही कोशिका के विभाजन से होती। अब बार बार मैं एक ही टर्म यूज कर रहा हूँ, कोशिका विभाजन। ठीक है, ये कोशिका सिद्धांत जो मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसने कहीं भी ये नहीं बताया कि कोशिकाएं कहाँ से आती है, ये इतनी कोशिकाएं कहाँ से आ गई। इसने कोशिका सिद्धांत के बारे में कोई चीज़ नहीं बताई। तो इसी कोशिका सिद्धांत को आगे रूपांतरित किया गया और एक नया कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये कार्य किया गया
इसको रूपांतरित करके क्या किया गया, इसको आधुनिक कोशिका सिद्धांत में बदला गया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। और ये किसके द्वारा किया गया, रुडोल्फ विर्चो द्वारा। ये कार्य कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने के लगभग 16 साल बाद किया गया। ठीक है, 16 साल बाद मतलब सन 1839 से 16 साल बाद करेंगे हम तो 1855 में, 1855 में लगभग 1855 में एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को किसके रूप में प्रस्तुत किया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत या रूपांतरित कोशिका सिद्धांत के रूप में। इन्होंने क्या किया, जो कोशिका सिद्धांत है उसी में एक बात और जोड़ दी। जो बाकी की मेन बातें थी वो तो वही थी जो पहले बताई गई थी कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका से बना होता है, कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, सभी सजीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, सजीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ठीक है, सभी सजीवों में सभी सजीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इन्होंने एक बात और जोड़ दी कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से। नई कोशिकाएं कहाँ से बन रही, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से। ठीक है, अर्थात इन्होंने कोशिका विभाजन की बात सबसे पहले की। इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया जो तुम्हें याद करना है, ओमनिज सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ होता है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे हुई है, नई कोशिकाएं कहाँ से बनी है, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे हुई है, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। ठीक है, पुरानी कोशिकाओं में विभाजन होगा तो उससे कौन सी कोशिकाएं बनेगी, नई कोशिकाएं। ठीक, ये सारा किसके द्वारा दिया गया, रुडोल्फ विर्चो द्वारा। और इन्होंने कोशिका सिद्धांत को किसके रूप में प्रस्तुत कर दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के रूप में या फिर रूपांतरित कोशिका सिद्धांत के रूप में। तो आज हमने देखा कि कोशिका सिद्धांत कोशिका के बारे में इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। ये कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान द्वारा सबसे पहले 1838-39 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसको रूपांतरित करके किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, रुडोल्फ विर्चो द्वारा। इसीलिए रुडोल्फ विर्चो द्वारा जो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या बोलेंगे हम, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत या फिर आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है, क्या कमी रह गई थी कोशिका सिद्धांत में कि रुडोल्फ विर्चो को अपना सिद्धांत प्रस्तुत करना पड़ा। एक्चुअली इसमें कमी ये रह गई थी कि जो स्लाइडेन और स्वान द्वारा जो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था वो क्या नई कोशिकाओं की उत्पत्ति को समझाने में असफल था। ठीक है, इस कोशिका सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारा कोशिका सिद्धांत था। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा कोशिका से रिलेटेड, कोशिका की जो संरचना है, कोशिका के प्रकार है, वो नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।